हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं आज लेके आया हूं बच्चों डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। ये वो बिट क्वेश्चंस है बच्चों जो जनरली 1 मार्कर क्वेश्चंस माने जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसमें 1 नंबर से ज्यादा की वेटेज नहीं है। तो आओ बच्चों डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज। आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देखेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे एग्जाम में पूछे और क्या पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिवीजन। तो मैं साथ साथ आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन भी कराता रहूंगा कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्चुअल में क्या लॉ है और क्या कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन वाला पैटर्न भी, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब ये एमसीक्यूज देख रहे हो तो आप लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हो। जी हां, आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठना होगा, तभी मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चंस जब देखे तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स नजर आई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज अपलोड किए हैं बट इसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हम लोग साथ साथ मिस्टेक्स में जहां जहां होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। आप लोग अपने मिस्टेक्स को वहां पर ठीक करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंट आउट लेके और मजा आता है करने में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस बच्चे अपने आप करें। ठीक है, और तभी मजा आने वाला है। रीजंस अगर मैं यहां पे करवा दूं बैठे बैठे और सारे बच्चे तब कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। हां, साइमल्टेनियसली आप अपने आप को जज जरूर कर सकते हो इस वीडियो के दौरान। चलो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अरे भाई, पर्सन बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट पे पर्सन की डेफिनेशन कहां लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। और पर्सन में क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये 7 लोग, कितने लोग? 7 लोग आते हैं इसके अंदर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31। तो क्वेश्चन ने पूछा भी यही है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो आप लोग क्या जवाब दोगे इसके अंदर? 7 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A trust shall not be considered as charitable trust for according to the benefits of section 11 when the commercial activities in the previous year exceeded. एक्चुअल में ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला जो चैप्टर है ये आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन सीएमए कोर्स, सीएमए इंटर कोर्स। अगर हम इंटर की बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है बच्चों। तो अगर अभी ये क्वेश्चन, पहली बात तो एग्जाम में आना नहीं चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ द कोर्स है। ये क्वेश्चन पहले कभी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक चैप्टर आपके कोर्स में होता था बच्चों, बट अब नहीं है। तो इसी रीजन से चैरिटेबल ट्रस्ट वाला ये जो पॉइंट है ये डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, काटा मार लेते हैं, बिकॉज मतलब नहीं बनता क्वेश्चन आने का। बट हां, सीएमए फाइनल लेवल में जरूर आएगा। आगे, डिडक्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 24A। डिडक्शंस सेक्शन 24A बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर हम 2 तरह की डिडक्शंस पढ़ते हैं, कुछ याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 24A विच इज स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। 24A जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो किस लिए मिलता है? अगर आप प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग का खर्चा करते हो, कौन? ओनर, और प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन देखें तो बच्चों क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया कि आप उस डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स के खर्चों को भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? नहीं। इसी रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फिक्स डिडक्शन दे दी 30% की। कितने की? 30% की। अच्छा, 24B अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने टाइप के होते हैं? 2, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग यहां पर आंसर करेक्ट करेंगे 30%, यानी ए होगा थर्ड का आंसर, ए। 4th, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ बिजनेसमैन for ready to use software is entitled to a benefit of 15% as depreciation, 30% as depreciation, 60% as depreciation या फिर 100% as revenue expenditure। Now वैसे तो सॉफ्टवेयर बच्चों एक
एक एसेट है जो कि कंप्यूटर्स के ब्लॉक के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर आपको याद हो तो पीजीबीपी चैप्टर में डेप्रिसिएशन के अंदर, पीजीबीपी चैप्टर में डेप्रिसिएशन के अंदर जब रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन लिखवाए जाते हैं, वहां पे बताया जाता है कि कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, उस पर जो डेप का रेट है वो 40% है। हां, पहले कभी 60% होता था, तो ये जो 60% यहां पे लिखा हुआ है 60% 40% हो चुका है, अब 40% रेट है। बट अगर मुझसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि सर अगर आप चाहो तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। क्या दो ऑप्शंस हैं? या तो आप उसको कैपिटल खर्चा मान लो और कैपिटल खर्चा मानकर 40% डेप्ट क्लेम करो। बट कोई बेवकूफी इंसान होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतना भी अलाउ कर दिया कि आप चाहो तो इसको 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ कर सकते हो। 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर? हां जी, 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप डायरेक्टली इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। सो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है और उसके लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर को पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को, इस रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर खरीदने पर हम जो पेमेंट देते हैं गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वजह से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पर इसको रॉयल्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। और अगर मैं इसको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर को रॉयल्टी कंसिडर करता हूं तो बच्चों ये 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं फिर से बता दूं, असेसी के पास ऑप्शन है, या तो वो 40% डेप्ट क्लेम कर ले उसके ऊपर, या फिर वो 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है। तो भाई जहां पे मुझे फायदा ज्यादा होगा, मुझे फायदा कहां ज्यादा हो रहा है? पीएनएल में नुकसान ज्यादा दिखाने पर? जी हां, तो मैं यहां पर 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। अच्छा, अगर यहां पे 40% होता, 40% डिप्रेशन होता, तो मैं दोनों में से कोई एक ऑप्शन ऑब्वियसली चूज करता। तो ऐसे केस में भी एक अगर यहां पे 40% एज डिप्रिसिएशन लिखा होता, तो यहां पर फिर वो लिखना चाहिए था कि कितना खर्चा आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, तो आपके आंसर 100% एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब भी आता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 4, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड एज रॉयल्टी पेमेंट, और अगर रॉयल्टी पेमेंट कंसिडर किया जाता है तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली 100% डेबिट कर सकते हैं। और दूसरा क्या, इसी रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर को अगर मैं कंप्यूटर वाले ब्लॉक के अंदर इंक्लूड कर लेता हूं, तो ऐसे केस में इस पर 40% डेप्ट मिलता है। बट अगर मुझे जब 100% अलाउ कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो मैं 40% क्यों क्लेम करूंगा बच्चों? समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन above the age of 80 is, now basic exemption limit बच्चों किसकी बात कर रहा है? रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स की। सुपर सीनियर सिटीजन्स बच्चों, अगर आपको याद है एग्जेम्पशन लिमिट्स, तो एग्जेम्पशन लिमिट्स 3 तरह की हम लोगों ने पढ़ी थी। जिनकी एज 60 से कम है उन सीनियर सिटीजन्स के, उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। और अगर एज 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है, उनको सीनियर सिटीजन्स बोला जाता है, और उनके लिए स्लैब लिमिट 3 लाख रुपए होती है। और अगर 80 या उससे ज्यादा है तो 5 लाख रुपए की स्लैब लिमिट होती है। तो यस, इसका आंसर इज 5 लाख रुपीस। बच्चों एक बारी फटाफट स्लैब रिवाइज कर लेते हैं। 5 लाख रुपए तक टैक्स है 0, 5 से लेकर 10 लाख पर टैक्स है 20% डायरेक्ट, और अबव 10 लाख रुपए पर 30%, प्लस सेस तो लगेगा ही। अच्छा, अगर ये रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट होता, तो नॉन रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक ही रेट है भाई। नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक ही रेट है, चाहे वो सुपर सीनियर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, कोई भी कैटेगरी में आता हो, नॉन रेजिडेंट के लिए एक ही स्लैब है, और वो है पहले वाला, विच इज 2.5 लाख रुपए। याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड। इंटरेस्ट ऑन रिफंड बच्चों, इंटरेस्ट ऑन रिफंड के बारे में कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 244A में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 244A में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन रिफंड की बात कर रहा है, तो सेक्शन 244A। आपको जानते हो इंटरेस्ट ऑन रिफंड कितना है? इंटरेस्ट ऑन रिफंड का परसेंटेज है 0.5% पर मंथ, यानी साल का 6% पर एनम, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following can be corrected while processing the return of income under section 143(1)? बच्चों 143(1)
ये वो सेक्शन है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ का नोटिस आता है, और ये नोटिस वो ये कहना चाहते हैं कि आपने कुछ अर्थमेटिकल एरर किया है, उस अर्थमेटिकल एरर को आप करेक्ट कर सकते हो जब आप रिवाइज रिटर्न फिर से भरोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1)? तो 143(1) का सेक्शन वाला रिटर्न जब आप भरोगे तो आप किस चीज को करेक्ट करोगे? एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, या मिस्टेक इन द रिटर्न, या एरर ऑफ प्रिंसिपल इन द रिटर्न, एनी क्लेम बाय द टैक्स पेयर? गलत। ए, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 7 ये असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक का ही क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इनकम के टॉपिक का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर सेक्शन 156। अरे भाई साहब, ये तो वो नोटिस है जिसको सुनकर, जिसको देखकर सब कांप जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या मांग रहा है? टैक्स मांग रहा है। टैक्स डिमांड का नोटिस है ये। सर, ये तब होता है जब उनको शक होता है कि आपने टैक्स छुपाया है, इवेड किया है। तो टैक्स डिमांड का जब ये नोटिस आता है, इसका आंसर होगा टैक्स डिमांड नोटिस सेक्शन 156। याद रखना है भाई साहब, डरावना सेक्शन है ये 156। ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम लोग ये क्वेश्चंस कर तो रहे हैं बच्चों, बट कहीं आप लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज 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 ऐसे भ्रम में मत रहना। ये आप लोगों की प्रैक्टिस जरूर है, बट ये भ्रम है कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है जी, प्रैक्टिस जरूर करनी है हम लोगों ने। तो हम लोग एक रीडिंग कर रहे हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस की कैसे हो सकते हैं, और बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही आने हैं। इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, बट मैं वही बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट की नॉलेज हो तो एमसीक्यूज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों। अगर आप लोगों ने सब्जेक्टिव पैटर्न किया हुआ है तो इंस्टीट्यूट का ये डिसीजन एमसीक्यूज एग्जाम लेना गलत नहीं है भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव से एमसीक्यूज करना आसान होता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेक्शन 271H where a person fails to file a statement of tax deducted at source या TDS या TCS, अगर स्टेटमेंट नहीं फाइल करी, TDS TCS की स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है बच्चों, और वो लिखा है सेक्शन 271H में कि आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर आपने टाइम पर फाइल नहीं किया तो। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट्स उस TDS डिडक्टर को फाइल करनी होती है। तो अगर वो स्टेटमेंट फाइल नहीं करता क्वार्टरली, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। मिनिमम पेनल्टी 10,000 रुपए तक की, बट मैक्सिमम कितनी लग सकती है? क्वेश्चन ने बोला द मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी लेविड। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए। कितने रुपए की पेनल्टी? 1 लाख रुपए। सो बच्चों, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ TDS TCS। एकदम करेक्ट है। TDS TCS का अमाउंट ही अगर मान लो 10,000 रुपए बन रहा है, तो पेनल्टी 1 लाख रुपए की क्यों बनेगी? समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। बच्चों, अगेन ये टॉपिक इज फ्रॉम CMA फाइनल लेवल, ये आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है, तो इसको हम लोग मार देते हैं काटा। गलती से इस बिट क्वेश्चन के अंदर डाल दिया गया है। पहले ये टॉपिक्स CMA इंटर में होते थे, आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो, बट अब वो टॉपिक नहीं है, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹8 करोड़। सरचार्ज का रेट फॉरेन कंपनी के लिए बता दो। फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज होते हैं 2 तरह के, एक 2% और एक 5%। याद आ रहा है? डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% और 12%। 1 करोड़ से ज्यादा की अगर टोटल इनकम होती है तो फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज का रेट है 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम मतलब मैं यहां पर टोटल मतलब ग्रॉस टोटल नहीं, टोटल मतलब होता है यहां पे नेट इनकम, जो फाइनल इनकम होती है, और अगर वो नेट इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होती है तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ता है 5% का। तो बच्चों यहां पर तो 1 करोड़ से तो ज्यादा है, बट 10 करोड़ से कम है, इसलिए 1 करोड़ से ऊपर वाला सरचार्ज लगेगा, विच इज 2%। तो यहां पे आंसर होगा बी, 2%। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन ओनली,
PGBP only, income under the head other sources, both PGBP and other sources. तो बच्चों आपको 4 हेड्स दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन से में। मैं आपको बता देता हूं, ICDS के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाले, वो कौन सी इनकम्स को कंप्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए, मर्केंटाइल अकाउंटिंग वाले। तो जहां पर मर्केंटाइल का ऑप्शन होता है बच्चों, मर्केंटाइल भी ले सकते हो और कैश बेसिस भी ले सकते हो, वो है PGBP हेड और अदर सोर्सेस। कौन सा है? PGBP हेड और अदर सोर्सेस। तो आपका आंसर यहां पर होगा डी। ठीक है, जहां पे ICDS के बारे में स्टडी मैट में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना, उसी के शुरुआत में ही एक कंटेंट भी दिया हुआ है कि ये ICDS के स्टैंडर्ड्स किस इनकम को कंप्यूट करने के लिए अप्लाई होते हैं। तो आपको याद रखना है PGBP एंड अदर सोर्सेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and put to use by an assessee engaged in transmission of power is eligible for additional depreciation। जी हां, एलिजिबल तो है। एडिशनल डेप्रिसिएशन बच्चों याद करो, सेक्शन 32 में हम एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, जहां पे ये बोला जाता है कि अगर आप एक न्यू मशीनरी खरीदते हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, तो हम आपको एडिशनल डेप देंगे उस ईयर में जिस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर दिया। तो ऑब्वियसली उस ईयर में जिस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर दिया, और ये एडिशनल डेप सिर्फ जिंदगी में एक ही बारी मिलता है, और एडिशनल डेप का रेट कितना है? 20%। और कौन सी ऐसी मशीनरीज हैं जिसपे एडिशनल डेप नहीं मिलता? कुछ याद आ रहा होगा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल, इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, इसके अलावा ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कहां लगा दी गई हो, ऑफिस में, घर में या गेस्ट हाउस में। इज दैट क्लियर? या फिर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिस पर आपने ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्लेम कर ली है। तो ऐसी मशीनरीज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हम आपको एडिशनल डेप नहीं देंगे। तो बताओ यहां पर एडिशनल डेप तो मिलना चाहिए ना? जी हां, मिलना चाहिए। सर एडिशनल डेप का रेट कितना है? 20%। जी हां, 20% मिलेगा। समझ में आ गई बात? बच्चों याद है इसी के अंदर केस में यह भी होता था कि अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम हुआ तो एडिशनल डेप का रेट हाफ हो जाएगा बच्चों, यानी 10%। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी का 10, एडिशनल डेप अगर 10 हो जाएगा तो बाकी का 10 तो गया ना उस बेचारे का? कुछ नहीं गया बेटा, बाकी का 10 मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ये बातें हम एडिशनल डेप के अंदर पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। चलो सैलरी चैप्टर में हम लोग चल पड़े हैं, और सैलरी चैप्टर में अगर आपको एग्जेम्पशन लिमिट्स याद आ रही हो तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहले बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी की एग्जेम्पशन लिमिट है 20 लाख। पेंशन की, पेंशन में अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है। पेंशन में क्या होता था? पेंशन के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज होती थी कि कम्यूटेड पेंशन लिया है, अनकम्यूटेड पेंशन लिया है। अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होता था। कम्यूटेड पेंशन के अंदर 2 केस होते थे कि प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो फुली एग्जेम्प्ट होता था, बट प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता तो 2 केस होते थे कि अगर ग्रेच्युटी साथ में मिली है या ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिली है। तो बेटा कहीं पर भी अमाउंट की बात की गई नहीं, तो अमाउंट की अगर बात नहीं की गई तो क्या करें? यहां पर पेंशन के लिए अगर लिखा भी होता तो लिमिट वाज 0, अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए। थर्ड की बात करें लीव सैलरी की, तो लीव सैलरी में एग्जेम्पशन लिमिट कितनी थी? लीव सैलरी में एग्जेम्पशन लिमिट थी 3 लाख। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन सेक्शन 1010B और वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन सेक्शन 1010C, दोनों ही केसेस में 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है। तो बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? 14 का है डी, 5 लाख रुपए। चलो आगे बढ़े। An individual can claim deduction from GTI in respect of expenditure for medical treatment of a dependent being a person with disability up to a maximum limit of। एक इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट। बच्चों सेक्शन 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, बच्चों 80DD के अंदर आपको याद होगा फिक्स डिडक्शन मिलती थी। फिक्स डिडक्शन कितनी? 75,000 या फिर 1,25,000। कुछ याद आ रहा है? 75,000 या फिर 1,25,000। 75,000 तब जब डिसेबिलिटी सिवियर डिसेबिलिटी नहीं हो, और सिवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000। तो बच्चों क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट कितनी है डिडक्शन की? तो 75 की जगह आपको आंसर चुनना पड़ेगा 125, क्योंकि वो मैक्सिमम की बात कर रहा है और क्वेश्चन में कहीं भी डिसेबिलिटी का परसेंटेज गिवन नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप लोग करोगे। मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे बच्चा पूछ सकता है।
ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसी तरीके से जज नहीं कर पाते हो आंसर्स, तब तक दिक्कतें आती रहेंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, खुद भी करो सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा, अगर आप खुद करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी विच इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बता दो भाई, डिविडेंड कमा रहे हो, एग्रीकल्चर कंपनी है कोई जो एग्रीकल्चर का काम करती है, उससे डिविडेंड कमा रहे हो, तो डिविडेंड कमा रहे हो तो क्या एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी क्योंकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? नहीं बच्चों, डिविडेंड इज ऑलवेज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी, तो इसीलिए ना ही वो एग्रीकल्चर इनकम है, ना ही वो बिजनेस इनकम है, ना ही वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है। आंसर इज डी, यहां पे आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ना बच्चों एक बात पे और ध्यान देना, मैंने बोला मतलब मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं यहां पर, इसमें क्वेश्चन का रिलेशन नहीं है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं। मतलब बच्चों को ऐसे नजर आता है कि उनको लगता है कि अगर 4 ऑप्शंस गिवन है तो जो चौथा वाला ऑप्शन होता है जनरली, वो कई बार ऐसा इंस्टीट्यूट, क्या मैं भी हूं या कोई भी हो, तो वो क्या करते हैं, नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ऐसा कोई ऑप्शन डाल देते हैं। और उन बच्चों को यह नजर आता है कि नन ऑफ अबव तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ये आप लोगों के सामने ना एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें नन ऑफ अबव इज द आंसर। तो ऐसा मत सोचना कि नन ऑफ अबव आंसर हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो मैंने बोला ना, सारा कंटेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, STCG बच्चों, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। मुझे बता दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट होता है स्लैब रेट। क्या होता है? स्लैब रेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A की अगर हम बात करें, तो अंडर सेक्शन 111A जिस पर यह लिखा हुआ था कि अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचे गए ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, तो ऐसे केस में फ्लैट रेट लगता है 15%। कुछ याद आ रहा है बच्चों? 15% का फ्लैट रेट लगता है। तो ये तो पूछ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, तो भाई इट इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, क्योंकि सेक्शन 111A वाला तो ये है ना, और नॉर्मल रेट लगेंगे यानी स्लैब रेट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट आंसर है। Loss from house property can be carried forward and set off in subsequent 8 assessment years. House property का loss that can be carried forward and set off in subsequent 8 assessment years. हाँ ठीक बात है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब? If return of loss is filed within the due date, even if return of loss is filed after the due date. यार देखो, हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 80 लॉसेस के बारे में, वहां पर भी लिखा जाता है और उसके अंदर एक बात लिखी जाती है। अच्छा, 139(3) के अंदर रिटर्न ऑफ लॉस का एक कॉन्सेप्ट है 139(3), जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आप रिटर्न भर रहे हो और रिटर्न में लॉसेस नहीं दिखाते हो तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। बट दो लॉसेस को छोड़ के, कौन से वो दो लॉसेस? एक तो हो गया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और एक हो गया बच्चों हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट के बाद भी भरा, मतलब आपने रिटर्न जो है ना वो ड्यू डेट के बाद भरी रिटर्न, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो गया, अब तो लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कि आप चाहे रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हो बट आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। सेक्शन 139(3) जरूर देखना, रिटर्न ऑफ लॉस। तो यहां पर और सेक्शन 80 में भी इसके बारे में लिखा जाता है, मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है डिटेल्स में। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, तो मेरा आंसर इज बी। क्यों? अगर आफ्टर ड्यू डेट भी भर दिया तब भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट फर्म इज,
बच्चों नॉन रेजिडेंट फर्म की बात कर रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की नहीं। बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो सिंपल सी बात है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए तो एक ही लिमिट है 2.5 लाख। तो भैया ए आंसर है, गलत आंसर है। 2.5 लाख रुपए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। आप लोगों को यहां पर यह बात समझनी होगी कि ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट है, ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की, अगर आप इंडिविजुअल की बात करो तो ये इंडिविजुअल्स की लिमिट है, और फर्म्स के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है ना बच्चों। और अगर फर्म्स के लिए कोई लिमिट नहीं है तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, बिकॉज देयर इज नो लिमिट। 19 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इफ पेई फर्निश पैन। लो जी, एक दिक्कत है, सेक्शन 194 का जो ये टीडीएस है ना, अब ये रहा नहीं है, इसका हो गया स्वर्गवास, ये इसकी हो गई है डेथ। क्यों? क्योंकि टीडीएस पर ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड पर अब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, टू शेयर होल्डर्स, ये फुली एग्जेम्प्ट हो चुका है बच्चों। आप लोग जानते हैं शेयर होल्डर्स को फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, शेयर होल्डर्स पर अब टैक्स नहीं लगता है। शेयर होल्डर्स पर पहले भी टैक्स नहीं लगता था, बट एक शेयर होल्डर्स पर डीम डिविडेंड का केस पढ़ते थे हम लोग। डीम डिविडेंड याद आ रहा है कुछ? डीम डिविडेंड बच्चों, डीम डिविडेंड में हम लोग पढ़ते थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए बी सी डी और ई, 5 क्लॉजेस पढ़ते थे। वो जो ए बी सी डी और ई पढ़ते थे, जिसके अंदर हम ये पढ़ते थे कि पहले 4 केसेस शेयर होल्डर्स को एग्जेम्प्ट रहेंगे और 5वां केस शेयर होल्डर को टैक्सेबल रहेगा। और वो एग्जेम्प्ट क्यों होता था? क्योंकि उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था जो कि कंपनी पे करती थी। तो पहले 4 केसेस एग्जेम्प्ट होते थे। 5वां केस पिछले मतलब थोड़े ही टाइम पहले, अभी रिसेंटली जब नोटिफिकेशन आई थी, इसके बारे में मैंने एक अमेंडमेंट वीडियो भी बनाई हुई है। तो 5वां केस जो था वो कि शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ता था, कंपनी को एग्जेम्प्ट होता था, बट गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब कंपनी उसके ऊपर सीडीटी पे करेगी, जो कि कितना रेट है? 30%। वैसे पता है आपको सीडीटी का रेट 15% है, बट अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई लोन्स एंड एडवांसेस टू द स्पेसिफाइड शेयर होल्डर, इस केस में टैक्स का रेट कितना है? 30%। तो बच्चों इसीलिए शेयर होल्डर्स को यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और क्योंकि शेयर होल्डर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया तो यहां पर आपको जो क्या कहते हैं टीडीएस की बात करें तो यहां पर टीडीएस का सेक्शन अब जिंदा नहीं है। तो बच्चों टीडीएस अब यहां पर जिंदा नहीं है, अंडर सेक्शन 194 की बात हो रही है। अगर मैं ये कहूं, ये क्वेश्चन अभी वैसे बनता नहीं है अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, बट अगर मान लो कि एग्जाम में पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं, मतलब नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता, बट स्टिल अगर रेट पूछना चाहो तो रेट जो था वो पहले का रेट इसका 10% होता था, तो वही वाला रेट हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, वैसे ये मैंने बता दिया इसका रीजन कि क्यों अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने का मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन पे। नाउ टैक्स पेबल बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही हैज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2,60,000 बट हैज नो अदर इनकम। उसके पास कोई और इनकम नहीं है बच्चों, और टैक्स पे करना है, अच्छा टैक्स पेबल निकालना है, एलटीसीजी 2,60,000 रुपए का एलटीसीजी है बच्चों। अब मुझे एक बात बता दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट रेट लगता है, यस या नो? यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट रेट लगता है, बट हैज नो अदर इनकम, उसकी कोई और इनकम नहीं है। अगर आपको याद आ रहा हो बच्चों, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और रेजिडेंट एचयूएफ, इन दोनों को गवर्नमेंट ने यह बेनिफिट दिया कि अगर आपकी स्लैब एग्जेम्पशन बच रही हो मतलब 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन होती है ना बच्चों, अगर कोई और इनकम होती तो उस 2.5 लाख रुपए में से हम लोग उसको एडजस्ट कर देते, जो बच जाती वो एग्जेम्पशन हम इस फ्लैट रेट वाली में से इनकम में से माइनस कर देते, और जो बच जाता उस पर टैक्स लगा देते। तो 2,60,000 रुपए है, 2.5 लाख रुपए की स्लैब एग्जेम्पशन मिलती है, तो 2.5 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, कितना रह गया? 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ्लैट रेट है 20%, तो 2,000 प्लस सेस मेरा आंसर होना चाहिए, और यही आंसर तीनों ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है बच्चों? 2,000 प्लस सेस क्यों आया, कैसे आया? तो ये है 21st क्वेश्चन का आंसर। याद करना है, आप लोग अपने नोट्स जरूर चेक करना, उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा, या फिर स्टडी मैट देख रहे हो तो स्टडी मैट में देखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, जितने भी फ्लैट रेट वाली इनकम हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर भी यही क्लॉज लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर भी यही क्लॉज लगता है।
यानी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और रेजिडेंट एचयूएफ के लिए बेनिफिट दिया गया। समझ में आ गई बात? चलो, अ विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज 50,000। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। अ विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज ₹50,000 एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न सच इनकम इज 5,000। इट्स टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? मुझे बता दो भाई। लॉटरी इनकम जो अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम कहा जाता है इसको बच्चों, गंदी इनकम कहता हूं मैं अपने वर्ड्स में। तो भाई जब ये गंदी इनकम आप कमाते हो तो क्या इसमें से कोई खर्चे अलाउ कर देगी गवर्नमेंट डिडक्शन के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां पर हमारी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी? 50,000 रुपए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 10,000 रुपए का टीडीएस है और अमाउंट कितनी है? नेट सैलरी कितनी है? नेट मतलब टीडीएस कटने के बाद 2.5 लाख रुपए मिले। तो आपको पूछ रहा है टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी। अब आपको यह बताना है कि अभी तक ये जो सैलरी दी 2.5 लाख, ये आफ्टर टैक्स है। बिफोर टैक्स कितना होगा? सिंपल बच्चों, 2.5 लाख के अंदर वो 10,000 ऐड कर देंगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा, है ना? तो वो टैक्सेबल बन जाएगा, टैक्सड तो नहीं। ये जो 2.5 लाख रुपए ये टैक्सड सैलरी है, इसका मतलब है इस पे टैक्स कट चुका है। बट अगर मैं कह रहा हूं टैक्सेबल सैलरी निकालो तो 2.5 लाख के अंदर वो 10,000 ऐड कर देते हैं तो बनता है 2,60,000। समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ तो इतने आसान क्वेश्चन है कुछ कहने की हद नहीं। और 1 मार्कर क्वेश्चन जनरली आसान ही होते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ दें अगर हम तो कंफ्यूजन वाले आते ही आते हैं। बट देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं 24th। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80 GGA। बच्चों साइंटिफिक रिसर्च अगर आपको याद आ रहा हो, पीजीबीपी चैप्टर के अंदर हम सेक्शन नंबर 35 पढ़ते हैं साइंटिफिक रिसर्च का, जहां पे बोला जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च में जितना भी इंस्टीट्यूशंस में अगर आप डोनेट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। 100% वाला क्लॉज होता है और कुछ 150% वाला क्लॉज भी होता है। बट अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन हूं तो ना, बट अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन नहीं हूं तो क्या मेरे लिए कोई गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया? जी हां, गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया 80 GGA। बच्चों उस 80 GGA पर मैं ये डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। और कितनी डिडक्शन मिलती है? 100% ऑफ द डोनेशन। जितना भी डोनेट कर रहा हूं 100% अलाउ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाता है 25। एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया इज। अरे भाई, अगर आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद हो, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जो लिखवाया जाता है, कैपिटल गेन के चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट में पहले तो सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं कि ये भी इंक्लूडिंग है, ये भी इंक्लूडिंग है, सब कुछ कैपिटल एसेट है। और फिर एक एक करके हम लोग छटाई करते हैं कि भाई ये कैपिटल एसेट नहीं है, जिसमें से पहला पॉइंट आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपके पास रूरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ऐसे केस में उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है उसको बेचने पर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। 25 का बी इज द करेक्ट आंसर। 26। Now TDS under section 193 in respect of interest on securities if payee does not furnish PAN। बच्चों TDS अंडर सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर TDS कटता है, अगर आपको याद आ रहा हो। और इस सेक्शन 193 पर जो रेट ऑफ TDS है, वो रेट ऑफ TDS कितना है? आप लोग बता दो। रेट ऑफ TDS है 10%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर पैन फर्निश नहीं किया तो रेट क्या होगा? तो बेटा ये भी वहीं पर लिखा जाता है कि अगर पेई पैन फर्निश नहीं करता तो टीडीएस का रेट लगेगा 20%। कितना लगेगा? 20%। और ये इंफॉर्मेशन यहां पे भी नहीं है। रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स का मतलब हो गया जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस वक्त रेट लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेट एज पर एक्ट, एक्ट में भी ये रेट नहीं है। और निल, तो नन ऑफ अबव। बेटा आंसर इज 20%। क्या आंसर आएगा? 20%। और 20% इसमें ऑप्शन नहीं था, तो मेरा आंसर 26 का होगा, पार्ट नंबर डी। समझ में आ गई बात? पेई पैन फर्निश कर देता तो रेट क्या होता? 10%। आगे बढ़ते हैं। नाउ इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। सेक्शन 12A नहीं है बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और आपको बता दूं, इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी होती है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 11 के अंदर। दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कितना है? पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज भी करते हो साइमल्टेनियसली तो टैक्सेबल होता है। बट अगेन
ये टॉपिक आपके अगेन सीएमए कोर्स में नहीं है। सीएमए इंटरमीडिएट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीएमए इंटरमीडिएट में नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए कर दिया यार हमने क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है, माफ कर देते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28, द नंबर ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कितने स्टैंडर्ड्स अनाउंस किए हैं अभी तक? 10 स्टैंडर्ड्स, आईसीडीएस 10 आए हैं, तो याद रखना है आईसीडीएस कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 10। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स, बच्चों पत्ते खेल रहे हो, गंदी इनकम, लॉटरी गंदी है तो कार्ड भी तो गंदी इनकम है कि नहीं? तो ऐसे केस में जो एक्सपेंडिचर्स करते हो उस कार्ड गेम में जीतने में, तो क्या उस खर्चे की डिडक्शन मिलनी चाहिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। सेम आंसर, नॉट डिडक्टेबल, जैसे हम लोगों ने विनिंग फ्रॉम लॉटरी में पढ़ा था, नॉट डिडक्टेबल, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो 29 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। टैक्स पेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल if he has a long term capital gain of rupees 2,60,000 but has no other income। अब बता दो, ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या यहां पर वो 2.5 लाख वाला बेनिफिट इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ के लिए था, तो इसलिए 2,60,000 रुपए के ऊपर फ्लैट रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगता है, तो 2,60,000 पे 52,000, 20% होता है 52,000 प्लस सेस, तो हमें आंसर सी टिक करना होगा। समझ में आती है बात? 30 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 31, स्टेक मनी ऑन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज ₹70,000 एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड इज ₹20,000। ना देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज अ सेपरेट एक्टिविटी एंड विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस इज अ सेपरेट एक्टिविटी। विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस इज काइंड ऑफ अ बेटिंग इनकम, लॉटरी इनकम, तो वो गंदी इनकम ही होती है। बट ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस इज एन एक्टिविटी, इज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर आप ये काम करते हो तो क्या इनके खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बच्चों। आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी, रेस मूवी, सैफ अली खान का अपना हॉर्स होता है उस मूवी के अंदर, और उसको वो मेंटेन करता है, उसको रेस में दौड़ाता है, और उसके ऊपर बेटिंग लगाते हैं लोग। तो भाई वो जो विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस है, वो इनकम जो है वो गंदी इनकम है। बट अगर मैं रेस हॉर्सेस एक्टिविटी, रेस हॉर्सेस का मैं मेंटेन करने का काम करता हूं, मैं हॉर्सेस को मेंटेन कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मैं जो भी खर्चा करता हूं मुझे उस खर्चे की बिल्कुल डिडक्शन मिल जाएगी। तो मेरा अमाउंट 70,000 रुपए है, 20,000 का खर्चा है, तो 50,000 रुपए टैक्सेबल होगा। इसका आंसर बी होगा बच्चों, 31 का बी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस इज 2 लाख, द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान है बच्चों, सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आप लोगों को ये फॉर्मेट तो पता ही होगा, जीएवी के बाद हम लोग क्या करते हैं? माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आता है, माइनस करने के बाद ये आती है एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% होता है। तो ये अमाउंट आपको दिया हुआ है 2 लाख, 30% माइनस कर दो, 60,000 पे माइनस कर दो, तो आंसर आ रहा है 1,40,000। तो 32 का आंसर होगा बी, 1,40,000। क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च नॉट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ अ बिजनेसमैन। आप एक सेक्शन 35 की बात कर रहे हैं यहां पर, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च का काम करती है, बट वो साइंटिफिक नहीं है, यानी प्योर साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस में रिसर्च कर रही होगी या किसी और चीज में, तो कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? बेटा जो साइंटिफिक करता है वहां पे 150% है, और अगर प्योर साइंस है तो 100% की डिडक्शन मिलती है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 33 ए आंसर होना चाहिए, 100%। क्वेश्चन नंबर 34, रिबेट अंडर सेक्शन 87A is allowed to an individual who is a resident individual who is resident in India and whose total income does not exceed। भाई 87A, सेक्शन 87A का रिबेट की बात कर रहे हैं, तो 87A में जो रिबेट मिलती है वो कितनी मिलती है? भाई साहब 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 की टैक्स में छूट मिलती है, अप टू 12,500, है ना? तो यहां पर सेक्शन 87A में ये नहीं लिखा हुआ कि लिखा ही हुआ है, सेक्शन 87A में लिखा है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। यहां आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 5 लाख रुपए, यानी सी। बट मेरे ख्याल से शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, पीछे आंसर में मिस्टेक है। 34th में आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है
और वो डी इसलिए दिया होगा क्योंकि पहले 3.5 लाख रुपए की लिमिट होती थी बच्चों, बट अब ये आंसर नहीं है। 3.5 लाख रुपए होती थी, ठीक है, तब 2,500 में टैक्स की छूट मिलती थी, बट अब 12,500 रुपए की टैक्स में रिबेट मिलती है और 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को मिलती है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सही कर लेना, सी आंसर है करेक्ट। द पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, जी हां, बहुत बड़ा लीक डिजास्टर हुआ था और उस लीक डिजास्टर पर जितना भी पेमेंट मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)(b), इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 35 का आंसर सी पार्ट होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू। वैसे तो कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस बहुत सारे तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया का मतलब क्या है बच्चों? अलग अलग जगह पर अलग अलग अलाउंसेस के रेट रखे गए हैं, एग्जेम्पशन लिमिट्स रखी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमर्ट की तरफ से कि भाई तुम्हारी अगर पोस्टिंग यहां पे हो गई तो वहां पे एग्जेम्पशन लिमिट अलग होगी, अगर तुम्हारी पोस्टिंग किसी कश्मीर एरिया में हो गई, कहीं हो गई, तो अलग, हर एक के लिए अलग अलग है, ठीक है जी, और सबके लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। और अब दिक्कत क्या है कि पूरा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर कौन सी लिमिट अप्लाई होती है? तो एक कॉम्पेंसेटरी अलाउंस फील्ड एरिया अलाउंस की एग्जेम्पशन लिमिट 2600 रुपए भी है, तो इसलिए 2600 रुपए वाली लिमिट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1300, 1800, 2500 तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में एक और आता है 1000 रुपए वाली एग्जेम्पशन लिमिट भी आती है, ठीक है, बट 1000 रुपए वाली लिमिट यहां पर गिवन नहीं है, तो हम लोग यहां पर 2600 करेक्ट आंसर मानेंगे। तो 2600 पर मंथ ये हमारा आंसर हो जाएगा। 36 के बाद आ जाता है 37 में आ जाते हैं। 37th क्वेश्चन में कहता है टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अरे भाई आप लोग जानते हैं अगर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो आपको वैसे तो 30,000 रुपए तक ही मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, बट अगर कंडीशंस पूरी हो जाएं, क्या कंडीशंस? कहता है कि अगर लोन लिया होना चाहिए 1/4/1999 के बाद परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स। कितने ईयर्स में? 5 सालों में। तो आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कितने रुपए तक की? 2 लाख रुपए तक की। तो कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कब तक खत्म हो जानी चाहिए? 5 साल में। पहले ये बच्चों 3 साल होता था, इसको 5 साल कर दिया गया बाद में, तो इसका आंसर 37 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38, टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू एक्सीडिंग। ना मोटर व्हीकल पे टीसीएस बिल्कुल लगता है बच्चों, टीसीएस लगता है मोटर व्हीकल पर। और पता है कब लगता है मोटर व्हीकल? जब मोटर व्हीकल को बेचा जाता है, उसके बेचने पर टीसीएस कलेक्ट करना तब जरूरी है जब उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। कितने रुपए से ज्यादा हो? 10 लाख। तो आप लोग टीसीएस के नोट्स निकाल लो बच्चों। टीसीएस जो आप लोगों ने एल्कोहलिक लिकर तेंदू लीव्स के बारे में भी पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी लगता है, स्क्रैप के ऊपर लगता है। इसके अलावा कैटेगरी बी आइटम जैसे कि कोई सर्विस होती है, क्वेरी, माइनिंग, पार्किंग लॉट, है ना, तो उनके ऊपर टोल कलेक्शन एजेंसीज, उनके ऊपर भी लगता है। इसके अलावा एक कैटेगरी सी होता है जहां पर हम ज्वेलरी और मोटर व्हीकल की बात करते हैं, और मोटर व्हीकल्स 10 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू हो तो टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इंटरेस्ट रेट ऑन रिफंड एज पर सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A, कितना इंटरेस्ट है? बेटा देखो 244A की बात तो मैंने अभी आपको पहले भी बताई। इस पर इंटरेस्ट का रेट कितना है बच्चों? 6% पर एनम कह लो या फिर 0.5% पर मंथ, तो साल का 6% बन जाता है। बट 1A के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? 1A के अंदर अगर लिखा हुआ है कि अगर आपने रिफंड नहीं दिया और डिमांड की वजह से, 1A के अंदर क्या है? डिमांड, कि आपका कोई टैक्स बनता था और आप टैक्स लेकर बैठे हो, बट आपके अपील करी है उस पर्सन ने, असेसी ने, कि भाई मेरा इतना अमाउंट नहीं बनता, और उसने अपील करी और अपील वो जीत जाता है और तब से रिफंड नहीं दिया गया अपील जीतने के बाद से, तो यहां पर 6 पे 3% एक्स्ट्रा रिटर्न देने का कमिटमेंट है सेक्शन 244A सबसेक्शन 1A के अंदर। तो यहां पर आंसर होगा 9%। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा 9%। क्वेश्चन नंबर 40, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इज। बच्चों 80EE याद है आप लोगों को? 80EE होता था इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए। 80EE
एग्जैक्टली वैसा ही है बच्चों जैसे हम लोग सेक्शन 24B पढ़ते हैं, बट हालांकि 80EE अब वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कहता क्या है प्रोविजंस, 2016-17 में अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है तब आपको जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तब ना, अब तो ये 2000, देखो आज के टाइम पर मैं अगर कोई लोन लेता हूं तो क्या मुझे आज क्लेम मिल जाएगा 80EE का? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोन सैंक्शन कम होना चाहिए 16-17, तो ये तो हो गया पुराना। जिनके 16-17 वाला लोन चल रहा है आज तो उनकी डिडक्शन मिल जाएगी, बट क्या आज वाले लोन लेने वालों की मिलेगी? नहीं बच्चों, उसके लिए एक नया सेक्शन आया था 80EE। तो बच्चों उसके लिए 19-20 में लोन लेने की बात की गई थी कि 19-20 में जो भी लोन ले रहा है उनके ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। वहां पर लिमिट थी 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट, और यहां पर लिमिट है 50,000 रुपए। कितनी लिमिट है यहां पर? 50,000 रुपए, 50,000। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंप्लीटली इनएक्टिव सेक्शन है, वो कहना गलत होगा, कंप्लीटली इनएक्टिव तो नहीं, बट हां जो लोगों ने लोन सैंक्शन हुआ 16-17 में वो लोग आज इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। समझ में आता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। नाउ वैसे ऐसे क्वेश्चंस, अलाउंसेस वाले क्वेश्चंस की लिमिट्स की अगर हम बात करें, सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस कई तरह के दिए हुए हैं। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो होते हैं ना, जो आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग होते हैं, उनको आइलैंड पे भेज दिया जाते हैं, ठीक है। अगर आइलैंड पे उनकी पोस्टिंग हो गई तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अलाउंस की एग्जेम्पशन रखी हुई है कि हम उनको कितना दे रहे हैं और कितनी एग्जेम्पशन हम लोग दें कि उनको टैक्स पे ना करना पड़े। तो यहां पर एग्जेम्पशन है 3250 रुपए, 3250 पर मंथ। बच्चों नोट कर लेना, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस पे एग्जेम्पशन है 3250 पर मंथ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। थ्रेशोल्ड लिमिट बता दो फॉर पर्सन्स हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD। 44AD बच्चों प्रिजम्प्टिव इनकम। प्रिजम्प्टिव इनकम सेक्शन वैलिड कब होगा बेटा? जब आपकी जो टोटल इनकम है, जो आपकी जो टर्नओवर है, वो आपके टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से क्या होनी चाहिए? कम। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द पर्सन्स हैविंग, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर लिखना चाहिए था इनको, टर्नओवर, है ना। तो कितने रुपए तक की टर्नओवर होगा कि वो प्रिजम्प्टिव इनकम का बेनिफिट ले सकता है? 2 करोड़ रुपए बच्चों। 42 का आंसर डी। अच्छा आप लोग याद करना, 44AB जो ऑडिट का सेक्शन है वो ये कहता है कि 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर ऑडिट मैंडेटरी है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं प्रिजम्प्टिव इनकम की, तो 1 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट मैंडेटरी है, बट अगर आप प्रिजम्प्टिव इनकम का सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो सेक्शन नंबर 44AD के तहत 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाले लोग ले सकते हैं। बच्चों इसमें वही लिखा है, वो 8% ऑफ टर्नओवर वाला बात यार। 8% ऑफ टर्नओवर जब कैश रिसिप्ट्स हो, और अगर चेक से रिसिप्ट्स हो तो 6% ऑफ टर्नओवर। समझ में आ गया? और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर कुछ कैश से कुछ, तो जितना कैश से है बच्चों उतना का 8% ले लेंगे, जितना चेक से है उसका 6% ले लेंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। सर एक कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस है ही नहीं बच्चों कमीशन पर। कमीशन पर टीडीएस होता है। क्या है? कमीशन पर टीडीएस। इस कमीशन पर टीडीएस लगता है, टीसीएस नहीं लगता, तो ये मेरे ख्याल से गलती हो गई है। यहां पर टीडीएस होना चाहिए था, कलेक्टेड नहीं आएगा, ये कलेक्टेड रॉन्ग वर्ड है बेटा, ठीक है। टीडीएस होना चाहिए था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होना चाहिए था। इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, तो टीडीएस का रेट मैं आपको बता देता हूं, 5% का टीडीएस का रेट है। कमीशंस बच्चों सेक्शन 194D और इनफैक्ट 194G, 194H, ये तीनों जो कमीशन है ना, इन तीनों कमीशन पर रेट सेम है बच्चों, 5%। और लिमिट याद है 15,000 रुपए बच्चों। 15,000 रुपए से ज्यादा अगर हो तो ही टीडीएस कटेगा। बेटा अगर आप लोगों को इस बात पे कोई कंफ्यूजन होती हो तो मेरी एक वीडियो है टीडीएस रिवीजन से रिलेटेड, वो वीडियो को जरूर देखना, आपको पक्का रेट्स याद हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। व्हेन अ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर लैंड सेल्स द सीड्स टेकन फ्रॉम सच लैंड इन नर्सरी विच इज अ पार्ट ऑफ द सेड लैंड। ये बेटा एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि अगर मैं सीड्स को बेचता हूं या फिर मैं प्रॉपर्टी को, एग्रीकल्चर से जो भी मैं कमाता हूं, जो भी मैं ग्रो करता हूं, उसको मैं बेचता हूं, सर ऐसे केस में वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। When a person having agriculture land sells the seeds taken from such land in nursery, which is a part of the said land, then the income from such sale is treated as agriculture income. इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 45। An employer
An employer has paid medical insurance premium of 12,000 रुपए in respect of salaried employee drawing annual salary of 6 लाख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 लाख की सैलरी है। द अमाउंट ऑफ परक्विजिट चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अरे भाई देखो ऐसा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा आपको याद होगा मेडिकल कुछ टैक्स फ्री परक्विजिट्स याद होंगे। टैक्स फ्री परक्विजिट्स में पहला पॉइंट ही यही लिखवाया जाता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मेडिकल इंश्योरेंस करवा दे इंक्लूडिंग फैमिली, जी हां फैमिली के साथ ग्रुप इंश्योरेंस भी करवा दे, तो सर फैमिली की जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं पे करना। इसका मतलब है एम्प्लॉयर की तरफ से ये फैसिलिटी टैक्स फ्री है बच्चों। इसके अलावा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखा जाता है यहां पर, कुछ याद आ रहा है? टेलीफोन फैसिलिटी भी होती है इसके अंदर। तो ये बच्चों टैक्स फ्री परक्विजिट है। 12,000 रुपए का ये जो मेडिकल खर्चा किया गया, प्रीमियम पे किया गया, ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू निल होगी। समझ में आ गई बात? 45 का आंसर होगा ए, निल। 46 the rate of depreciation for the block of assets consisting of building used as a factory। बच्चों बिल्डिंग की अगर डेप्रिसिएशन रेट की बात करें तो बिल्डिंग के दो तरह के रेट होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में हो तो 5, कमर्शियल एरिया में हो तो 10। फैक्ट्री की बात कर रहा है वो, तो यहां पर और कुछ मेंशन भी नहीं किया कि कमर्शियल है नहीं, बट फैक्ट्री की बात कर रहा है और फैक्ट्री कमर्शियल एरिया में ही होगी, हम मान के चलते हैं। तो यहां पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना मिलेगा? 10%। 46 का आंसर होगा सी। 47 in case of Hindu undivided family where return of income cannot be signed by कर्ता, the same can be signed by। बच्चों आप लोगों ने अगर रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर जरूर ये बात आपने पढ़ी होगी कि अगर इंडिविजुअल खुद रिटर्न नहीं भरता तो उसके बिहाफ पर कौन भरता है। जैसे कंपनीज के केस में अगर जो ऑथराइज्ड पर्सन है अगर वो डायरेक्टर रिटर्न नहीं भरता तो उसकी जगह कौन भरता है। ठीक उसी तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कर्ता रिटर्न नहीं भर पाता तो उसकी जगह कौन लेगा? तो उसकी जगह लेगा कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कोई भी एडल्ट मेंबर, कोई भी। समझ में आ गया? तो जो जिनकी एज ज्यादा है कोई भी एडल्ट मेंबर को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता साइन नहीं कर पा रहा रिटर्न को तो कोई भी एडल्ट मेंबर कर सकता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 In case of individual or HUF, to determine whether certain TDS provisions are attracted, what has to be seen in whether the person is subject to tax audit under section 44AB is। बच्चों आप लोग जानते हैं बहुत सारे सिचुएशंस में आपने TDS में यह बात पढ़ी होगी कि TDS वही काट सकता है जिसकी ऑडिट मैंडेटरी हो। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। TDS वही काट सकता है जिसकी ऑडिट मैंडेटरी हो। तो बच्चों अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं टीडीएस वही काट सकता है जिसकी ऑडिट मैंडेटरी हो सेक्शन 44AB के हिसाब से, तो किस ईयर में देखा जाएगा कि उस बंदे की ऑडिट मैंडेटरी है और फिर वो टीडीएस काट्स? अरे ऑब्वियसली करंट ईयर में वो ऑडिट होगी या नहीं होगी ये अभी बात पक्की नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑडिट की एक लिमिट होती है, टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर लिमिट के बाद ही पता चलेगा। समझ में आया? टर्नओवर तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा हूं। तो बच्चों अगर मेरे को ड्यूरिंग द ईयर किसी का टीडीएस काटना है और मुझे ये चेक करना है कि मैं टीडीएस काट भी सकता हूं या नहीं, तो मेरे को पिछले साल देखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरी ऑडिट मैंडेटरी थी या नहीं। क्योंकि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरी ऑडिट मैंडेटरी थी तो मुझे अगली बार जब भी मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं तो उस पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है, द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गई बात? 48th क्वेश्चन। करंट ईयर देखो बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि करंट ईयर में तो आप अभी ऑडिट में हो या नहीं ये आप अभी कह नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपका आंसर यहां पर ए ही होगा, और सी तो मतलब ही नहीं बनता, और डी तो आप भी कहते हो नन ऑफ द अबव, है ना? नहीं होगा सर, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डी भी आंसर हो सकता है, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अ सीनियर सिटीजन हैविंग टोटल इनकम कंसिस्टिंग ऑफ पेंशन and let out property income aggregating of 6 lakh must have paid advance tax during financial year 15-16। 15-16 वैसे क्वेश्चन 15-16 का बनता नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन में जो आपके आने हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड आने हैं, तो यहां पर 15-16 होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर 19-20 का होना चाहिए, और 19-20 में इनफैक्ट उससे पहले ही कुछ टाइम पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवांस टैक्स में एक बेनिफिट दिया गया था। सीनियर सिटीजन्स को बोला गया कि आपकी अगर एज 60 या उससे ज्यादा है और अगर आप पीजीबीपी इनकम नहीं कमा रहे हो तो आपके जो भी एडवांस टैक्स है आपको उसको एडवांस में देने की जरूरत नहीं है। एडवांस में देने की जरूरत नहीं है मतलब आपको वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ रिटर्न के वक्त पैसा दे देना।
समझ में आ गई? तो इतना एडवांटेज दिया गया था। रिबेट, रिबेट मतलब ये थोड़ी ना कि टैक्स में रिबेट दे दिया, ना ना ना, टैक्स में रिबेट नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर निल होगा बच्चों, निल। तो यहां पर निल होगा, यहां पर कोई उसको एडवांस में टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, निल। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। Mr. Ramji is employed in ABC Limited, who maintained a hospital for treatment of employees during a financial year 15-16। फिर से क्वेश्चन 15-16 बोल रहा है, जबकि होना 19-20 चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मेडिकल बेनिफिट अवेल्ड बाय रामजीज फैमिली फ्रॉम द हॉस्पिटल वॉज 2,10,000। द अमाउंट ऑफ मेडिकल परक्विजिट चार्जेबल टू इनकम टैक्स वुड बी। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने याद है मेडिकल फैसिलिटी पढ़ी होगी सैलरी चैप्टर में, और मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट इसमें 4 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। मेडिकल फैसिलिटी में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फैसिलिटी मिल रही है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स में आपकी ट्रीटमेंट होती है जहां पे जिसका ओनर एम्प्लॉयर है तो भी होगी निल। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होती है जो कि रूल 3A के अंदर जो डिजीज मेंशन है उसके लिए स्पेशली बना गया है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर भी अगर ट्रीटमेंट होती है तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटी निल होगी। बट अगर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते हो तो जितनी भी मेडिकल रीइंबर्समेंट्स हैं वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगी। इस पे पहले कभी 15,000 रुपए की एग्जेम्पशन होती थी बच्चों, बट अब कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये फुली टैक्सेबल होगी। बट क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है? हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर्स 15-16, the value of medical benefit availed by Ramji's family from the hospital was 2,10,000। The amount of medical facility, ये maintained by employer है बच्चों, who is maintained, देखा ना, Mr. Ramji is employed in ABC Limited who maintained a hospital, यानी हॉस्पिटल के अंदर या तो वो काम करता है या हॉस्पिटल के साथ उनका वेंचर है। तो ऐसे केस में ये तो इंप्लॉयर का अपना हॉस्पिटल हो गया, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होना चाहिए बच्चों इसके अंदर? इसका आंसर होना चाहिए डी, 50 का डी आंसर होना चाहिए, यानी निल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए हैं, और मैं बताऊं क्या चाहता हूं, प्लीज आप मेरे हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लोग और ट्राई करो, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछो। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होता है। सिर्फ वीडियोस देखने से आपका आंसर्स, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा बच्चों। तो 50 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 50 क्वेश्चंस आप लोग करोगे, ठीक है? 50 क्वेश्चंस आप लोग करने के बाद मैं 101 यानी 101st क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए बच्चों, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9971975529। तो हम लोग बैठे हैं आपके लिए। आपका कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी? और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें अगर 51 से 100 में कोई भी डाउट आता है, या अभी जितने भी किए हैं उसमें कुछ पूछना है तो, ठीक है? थैंक यू बच्चों।